नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 10th के ज्योग्राफी विषय पे है। आप देख सकते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग है और इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इकाई 1 का 5वां भाग, यानी भारत संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है। इसमें कुल 5 भाग है, जिसमें से अंतिम भाग का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अंग शक्ति अर्थात ऊर्जा संसाधन। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये सबसे लास्ट इकाई है और इसी के साथ आपका संसाधन चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ है आपको जानने के लिए। अगर आप किसी जनरल कम्युनिकेशन परीक्षा की तैयारी करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए इसमें जीके का खजाना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से इसके सभी तथ्यों को समझेंगे करेंट डाटा के साथ। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है शक्ति अर्थात ऊर्जा संसाधन। ठीक है, देखिए यह जो संसाधन है यह सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? तो उदाहरण समझिए, मान लीजिए आप किसी शादी समारोह में गए हैं और उसमें लाखों करोड़ों का सजावट पे तामझाम पे खर्चा है। ठीक है, और बीच में मान लीजिए अगर जनरेटर खराब हो जाए तो पूरे शादी का जो मज़ा है वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये जो ऊर्जा संसाधन है ये सभी संसाधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा संसाधन है अर्थात शक्ति अर्थात ऊर्जा, ये जो है विकास की कुंजी है। ठीक, मान लीजिए आज के डेट में ट्रक बंद हो जाए, बस बंद हो जाए, बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाए, बिजली कट जाए हमेशा के लिए, ट्रेन बंद हो जाए, तो आपका देश विकास करेगा? नहीं विकास करेगा। तो हमारा जो देश है इन्हीं चीज़ों पे टिका हुआ है और ये सब कैसे चलता है? तो ऊर्जा संसाधन से चलता है। ठीक है, अब देखिए शक्ति के साधनों की वास्तविक विकास कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ। और ये औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कोयले का उपयोग करके वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले कोयला का उपयोग किया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे कोयला के बाद पेट्रोलियम का यूज होने लगा, प्राकृतिक गैस का यूज हुआ, जल विद्युत का यूज हुआ होता है आज के डेट में बिजली बनाने में, आणविक ऊर्जा अर्थात एटॉमिक एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, और इन सभी ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं संसाधन के प्रकार को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो उपयोग के स्तर पर संसाधन को किन भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। ठीक है, सतत शक्ति का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो, जैसे सूरज की किरणें, ये कभी खत्म होगी नहीं। भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाह जल, ठीक है, ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यह जो है यह सतत शक्ति स्रोत है। ठीक है, और दूसरी तरफ है समापनीय शक्ति, जो खत्म हो जाएंगे एक दिन, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विखंडनीय तत्व यानी एटॉमिक एनर्जी है। ये सब क्या है? एक दिन खत्म हो जाएगा धरती के अंदर से, तो ये समापनीय शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फिर उसी तरह अगर उपयोगिता के आधार पर बात किया जाए तो ऊर्जा के स्रोतों को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक ऊर्जा और दूसरा गौण ऊर्जा। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा में क्या आता है? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब। ठीक है, ये सब आता है आपको प्राथमिक ऊर्जा में। ठीक, और गौण ऊर्जा में आता है आपका विद्युत। ठीक है, क्योंकि यह जो है यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी ऐसा ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज से प्राप्त हो, उसको हम क्या कहेंगे? गौण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्युत। ठीक, अब देखिए स्रोत की स्थिति के आधार पर भी फिर से खनिजों को बांटा गया है 2 प्रकारों में। पहला है क्षयशील शक्ति संसाधन और दूसरा है यहाँ पे देखिए अक्षयशील शक्ति संसाधन। अब आप इसको समझिए, देखिए क्षयशील शक्ति संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग करते हैं तो वह खत्म हो जाता है। जैसे कोयला का उपयोग करेंगे तो कोयला जो है वो राख बन जाएगा, खत्म। पेट्रोलियम का उपयोग करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस ये सब क्या होता है? ये सब खत्म हो जाता है, आणविक खनिज ये सब खत्म हो जाता है, इसलिए क्षयशील शक्ति संसाधन है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अक्षयशील शक्ति संसाधन है, इनका उपयोग करेंगे, इनसे जब आप एक बार ऊर्जा ले लेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे प्रवाही जल है, पवन है, लहरें है, सौर शक्ति है, तो ये सब जो है ये खत्म नहीं होगा। जैसे आज सूरज का किरण निकला है तो उतना ही सूरज का किरण फिर कल भी उगेगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब अक्षयशील शक्ति संसाधन है। अब इसके बाद देखिए संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी ऊर्जा को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका देखिए यहाँ पे जैविक ऊर्जा और दूसरा है अजैविक ऊर्जा। ठीक है, जैविक ऊर्जा में आपका आ गया मानव और प्राणी शक्ति। ठीक है, जैसे टायर बैल जो गाड़ी चलता है तो उसको कौन? बैल खींचता है। ठीक है, तो ये मानव और प्राणी ये किस में आ गया? जैविक ऊर्जा में आ गया। और अजैविक ऊर्जा में क्या आ गया? तो अजैविक ऊर्जा में आ गया आपका जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति तथा ईंधन से चलने वाले जो भी साधन है, संसाधन है, ये सब किस में आ गया? ये सब अजैविक ऊर्जा में आ गया। ठीक है, और जैविक में कौन कौन आ गया? तो मानव और प्राणी।
ठीक है। फिर उसी तरह देखिए समय के आधार पर भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका पारंपरिक और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में क्या आएगा, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा प्राकृतिक गैस, ये सब पारंपरिक में आ जाएगा, ठीक है, यानी बहुत पहले से इसका उपयोग होता आ रहा है, ठीक है। और गैर पारंपरिक में आ जाएगा सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि, ये सब गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन में आ जाएगा। देखिए पारंपरिक मतलब समय के आधार पर इसको बांटा गया, यानी बहुत पहले जो जिसका यूज होता आ रहा है वो पारंपरिक में आ गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब पहले से यूज होते आ रहा है, ठीक है। और गैर पारंपरिक मतलब जो अभी हाल फिलहाल में जिसका खोज हुआ है, जैसे सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, ये सब, ठीक है। तो ये सब गैर पारंपरिक में आ गया। तो ये तो अभी आपने पढ़ा शक्ति संसाधन के प्रकार, ठीक है, हम प्रकार को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम संसाधन, जो विभिन्न प्रकार के संसाधन है, उसमें महत्वपूर्ण संसाधन जो है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग पहले कोयला पढ़ेंगे, फिर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए ये सब कैसा संसाधन है, तो पारंपरिक ऊर्जा शक्ति का संसाधन है, ठीक है। ये समाप्य संसाधन है, मतलब एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कोयला के बारे में, ठीक। देखिए कोयला के बारे में लिख रहा है कि कोयला शक्ति और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और ये बहुत पहले से हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में यूज होते आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2008 तक भारत में इतना मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले कुल अनुमानित भंडार कितना करोड़ पहले से दिया हुआ था। ये देखिए बहुत पुराना डाटा है, 1 जनवरी 2008 का डाटा है, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में आपका 36,141 करोड़ टन कोयला का भंडार जो है आपके देश में आका गया है। अभी मैंने गूगल से इसका सर्च किया, डाटा निकाला है, तो 36,141 करोड़ टन जो है कोयला का जो अनुमानित भंडार हमारे देश में है, ठीक। वैसे ही 2007-8 में कोयले का उत्पादन का बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो बहुत पुराना डाटा है। हम 23-24 में कोयले का उत्पादन जब पता किए तो 23-24 में कोयले का उत्पादन 997 मिलियन टन था, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले हम न्यूज़ में सुने हैं कि ये जो है 997, ये 1 बिलियन पार कर गया है, ठीक है। यानी 997 के बाद ये क्या होगा, 1 बिलियन हो जाएगा, ठीक। तो अभी हाल फिलहाल में ये बिलियन पार कर गया है कोयले का उत्पादन हमारे देश में, ठीक। तो 23-24 में कोयले का कुल उत्पादन कितने हुआ था, 997 मिलियन टन, ये आप याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ठीक है। हमारे देश में जहाँ जहाँ कोयला पाया जाता है तो उस क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र जो है ये गोंडवाना समूह है और दूसरा जो क्षेत्र है आपको आगे दिया हुआ है, ये देखिए टर्शियरी समूह है, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि टर्शियरी समूह जो है इसमें खराब क्वालिटी का कोयला पाया जाता है और ये जो गोंडवाना समूह है इसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। अब आप देखिए गोंडवाना समूह में देख लीजिए कि इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। 96 से अभी तो मैंने देखा तो ज़्यादा हो गया, ये 97-98 बता रहा है गूगल पे, ठीक है। यानी पूरे देश में जितना भी कोयले का उत्पादन होता है उसका 97 से 98% कहाँ से निकलता है, गोंडवाना समूह से, ठीक है। और यह जो गोंडवाना समूह है, ठीक है, यहाँ के कोयले का निर्माण कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी बहुत पहले इसका निर्माण हुआ था, इसलिए यहाँ पे उच्च क्वालिटी का कोयला पाया जाता है गोंडवाना समूह में, ठीक है। और ये गोंडवाना क्षेत्र है कहाँ कहाँ, तो यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। पहला है आपका देखिए दामोदर घाटी, ठीक है, झारखंड के आसपास, सोन घाटी मध्य प्रदेश के आसपास, महानदी घाटी उड़ीसा के आसपास और वारधा गोदावरी घाटी, ठीक है। अगर आप इसको इस मानचित्र पर देखेंगे भारत के, तो ये जो गोंडवाना समूह है ये ठीक इसी क्षेत्र में है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी का कोयला निकलता है, ठीक है। इसी को गोंडवाना समूह कहा जाता है, ठीक। और दूसरा जो आपका पार्ट है टर्शियरी समूह है, इसमें बेकार क्वालिटी का कोयला निकलता है। अभी आपने पढ़ा कि जितना भी उत्पादन होता है उसका 97-98% गोंडवाना समूह से निकल जाता है। थोड़ा मोड़ा कोयला निकलता है ये टर्शियरी समूह से। ये कहाँ पे है, तो ये मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और नागालैंड के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसका ये जो टर्शियरी समूह के जो कोयले हैं इनका निर्माण कब हुआ था, तो 5 करोड़ वर्ष पहले, यानी 5 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक। और वही गोंडवाना कितना पुराना है, तो 20 करोड़ साल, ठीक है। तो जितना पुराना होगा उतना ही बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा, ठीक है। ये भी हाल फिलहाल में यानी 5 करोड़ वर्ष पहले बना है, तो उतना अच्छा कोयला, इसमें कार्बन का जो मात्रा है वो कम पाया जाता है। तो ये जो टर्शियरी समूह है यह मुख्य रूप से किधर पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में इधर पाया जाता है, ठीक। अब चलिए, अब है आपका कोयले का वर्गीकरण। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जिस कोयला में जितना ज़्यादा कार्बन का मात्रा रहेगा उतना ही वह बेस्ट क्वालिटी का कोयला रहेगा, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला जो है यह मुख्य रूप से 4 वर्णों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है।
सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है एंथ्रासाइट, उससे थोड़ा ख़राब है बिटुमिनस, उससे थोड़ा ख़राब लिग्नाइट, और सबसे बेकार क्वालिटी का है ये पीट। ठीक है। देखिए एंथ्रासाइट जो है ये सर्वोच्च कोटि का कोयला है। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है ये 90% से भी अधिक होती है। ठीक। इसमें जलने पर धुआं नहीं देता है और ये सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। आप इसको याद रखेंगे, इसको कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। ये बार बार जी के यहाँ पूछा जाता है कोकिंग कोयला किसको कहते हैं। ठीक है। कुकिंग से आप ये नहीं समझेंगे कि घर में खाना बनाने वाला कोयला है। ठीक है। कुकिंग कोल का मतलब होता है कि धातु गलाने में इसका काम आता है। ठीक है। लोहा स्टील का जो फैक्ट्री है वहाँ पे इसका उपयोग होता है धातु को गलाने में। ठीक। इसलिए इसको कुकिंग कोयल कहा जाता है। किसको? एंथ्रासाइट को। यह सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला है जिसमें कार्बन का मात्रा 90% से ज़्यादा होता है। ठीक। दूसरा प्रकार है आपका बिटुमिनस। ठीक। इसमें जो कार्बन का मात्रा है ये 70 से 90% तक रहता है। ठीक है। और हमारे भारत देश में ये सबसे अधिक पाया जाता है बिटुमिनस टाइप का कोयला। ठीक। भारत का अधिकतर कोयला क्षेत्र इसी श्रेणी का है। ठीक है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला निकलता है? तो बिटुमिनस। ठीक। तो इससे थोड़ा सा ख़राब है लिग्नाइट। ठीक है। ये निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ठीक है। कार्बन का मात्रा जो है 30 से 70% होता है। ये जलने पर अधिक धुआं देता है। ठीक है। इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। कोकिंग कोल एंथ्रासाइट और भूरा कोल लिग्नाइट। सबसे बेकार क्वालिटी का पीट है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है ये 30% से भी कम पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? तो पूर्व के दलदली भागों में। ठीक। अब हम देखते हैं ये जो कोयला है यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपने अभी पढ़ा कि गोंडवाना समूह का जो क्षेत्र है ये भारत में जितना भी उत्पादन होता है उसका 98 से 99% कहाँ से निकलता है? गोंडवाना समूह से। और ये गोंडवाना समूह में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? तो झारखंड से। आप इसको याद रखेंगे। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है वह देश का पहला स्थान रखता है। ठीक है। इसमें तो बहुत सारा डाटा दिया हुआ है लेकिन आप मेनली इस चीज़ को आप जानिए, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ निकलता है? तो झारखंड में। ठीक है। देखिए ये सब गोंडवाना समूह का ही क्षेत्र है। ठीक है। यह सब जो है ये सब गोंडवाना समूह का क्षेत्र है, आप इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? तो झारखंड में। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है। तो कोयला उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा झारखंड, इससे थोड़ा कम उड़ीसा, इससे कम छत्तीसगढ़, इससे कम पश्चिम बंगाल और इससे कम मध्य प्रदेश। तो इन 5 राज्यों को जो नाम है आप याद रखेंगे। कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से ये सभी राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप याद रखेंगे जब भी कोयला का बात हो, ठीक है, तो झड़िया को आप हमेशा याद रखेंगे। झारखंड का ये जो झड़िया है यह कोयला पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के झड़िया इलाके में। ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक। तो गोंडवाना समूह का जो क्षेत्र है यही मुख्य रूप से यही 5 राज्य हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका यहाँ दिया भी हुआ है, यहाँ देख सकते हैं उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। ये बहुत पुराना डाटा है, आप सोच सकते हैं 2008-9 का डाटा है, तो बहुत पहले का डाटा है। अब देखिए टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है यह मुख्य रूप से हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपने पढ़ा अभी कि यह सबसे नया और घटिया किस्म का होता है कोयला। इसके बारे में पढ़ना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय और फिर असम में भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और थोड़ा मोड़ा जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। ठीक। चलिए, तो कोयला के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। ठीक है। क्या है? पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। ये महत्वपूर्ण जगह का सवाल है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। और इस पेट्रोलियम से बनता क्या क्या है? तो इस पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज़ बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैसोलीन है, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक मतलब जैसे ग्रीस होता है, इसको स्नेहक बोलते हैं। कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, ये सब चीज़ किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है। लेकिन इसका मुख्य रूप से डीजल और पेट्रोल का उपयोग होता है इस पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। देखिए भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो है भंडार है वो बहुत ही कम है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। आप सोच सकते हैं पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका मात्र 1% उत्पादन होता है हमारे देश में, बहुत ही कम है, ना के बराबर। ठीक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा यूएसए में उत्पादन होता है पेट्रोलियम का, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद 5वें नंबर पर चीन। आप इसको याद रखेंगे इस क्रम को, ये हमेशा जीके में आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ? यूएसए, उसके बाद सऊदी अरब में, उसके बाद रसिया में, उसके बाद कनाडा में और फिर उसके बाद चाइना में। और अगर हम अपने देश के राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है पेट्रोलियम का,
ये वर्तमान डाटा है, ठीक है। इसके बाद गुजरात और इसके बाद फिर असम में। चलिए अब हम आते हैं अपने बुक पे, ठीक। अभी आपने पढ़ा कि पेट्रोलियम जो है हमारे देश में मात्र विश्व का 1% ही निकलता है। अब देखिए भारत में सबसे पहले कहाँ से पेट्रोलियम निकाला गया था, तो आप इसको डेट को याद रखेंगे, ईयर को 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे, ठीक है। और 1890 में डिगबोई में तेल क्षेत्र मिला था, ठीक है। सबसे पहला तेल क्षेत्र कहाँ मिला था, तो 1890 डिगबोई, आप इसको याद रखेंगे, ये जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ये डिगबोई कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। 1890 डिगबोई असम, आप इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद 1859 में खंभात के क्षेत्र में तेल की खोज हुई थी, ठीक है। खंभात की खाड़ी ये गुजरात के आसपास में है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। खंभात का क्षेत्र कहाँ है, गुजरात के आसपास में, ठीक है। कहाँ कब मिला था, 1959 में। फिर उसके बाद 1975 में मुंबई हाई में तेल का पता चला। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होने लगी, ठीक है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन कहाँ होता है, तो इसी मुंबई हाई से होता है, आप इसको याद रखेंगे। इसका खोज कब हुआ था, 1975 में। आप ईयर को जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले असम के डिगबोई में 1890 में, फिर उसके बाद गुजरात के खंभात के क्षेत्र में 1959 में, और फिर 1975 ईस्वी में मुंबई हाई में तेल का पता चला था। मुंबई हाई, देखिए मुंबई लिखा हुआ है, आप इस यहाँ से महाराष्ट्र में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। ये अरब सागर में एक जगह है जो महाराष्ट्र से काफ़ी दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कहाँ होता है, तो मुंबई हाई में, ठीक है। अब तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है और फिर यहाँ पे मुंबई हाई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मुंबई हाई हमारे देश में नहीं है, ये अरब सागर का एक क्षेत्र है जो हमारे देश के अंदर में आता है, ठीक है। लेकिन अगर जब राज्यों की बात होगी तो राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, राजस्थान में, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद असम में, ठीक है। और ये जो मुंबई हाई है ये महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं है, ये बल्कि यहाँ भारत का नक्शा में आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र से बहुत दूर अरब सागर में एक क्षेत्र है, वहीं से इसका उत्पादन किया जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं मुंबई हाई क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत सारा क्षेत्र है, हम सभी के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है, ठीक है। अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, मुंबई हाई क्षेत्र से मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। यह क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में है। पहले हमको भी लगता था कि ये महाराष्ट्र या मुंबई में पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से मुंबई तट से कितना है, 176 किलोमीटर दूर कहाँ है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। यहाँ कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में तेल खोजने का कार्य यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नाम का एक जगह बनाया गया है और यहीं से तेल जो है, पेट्रोलियम जो है क्या होता है, निकाला जाता है, ठीक। और जब राज्यों की बात होगी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम, और देश की बात होगी सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर सऊदी अरब, फिर रसिया, कनाडा, फिर चीन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें वही लिखा है कि सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, कहाँ, अरब सागर में, मुंबई हाई क्षेत्र में, ठीक है। और यहीं से पेट्रोलियम निकाला जाता है। और यहाँ देख सकते हैं मुंबई हाई से कितना निकाला जाता है, तो देखिए 2004-05 का डाटा है, ठीक है। कुल उत्पादन का 66% निकाला जाता था वहाँ से, लेकिन अभी वर्तमान में 70 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यानी 70% से ज़्यादा कहाँ से निकलता है, तो इसी मुंबई हाई क्षेत्र से निकलता है। तो देखिए इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है ये है आपका तेल परिष्करण, ठीक है। तो तेल परिष्करण क्या है, तो आप इसको समझिए। देखिए जैसे पेट्रोलियम निकला, ठीक है, तो डायरेक्ट पेट्रोलियम का यूज़ नहीं करते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है और फिर बाद में इसको परिष्करण करने के बाद यह गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल इत्यादि में यह बदलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। तो ये परिष्करण कहाँ होता है, तो ये बहुत सारा क्षेत्र है हमारे देश में, ठीक है। उसी के बारे में इसमें हम चर्चा किया गया है, तेल परिष्करण यानी ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि कुआं से निकाला गया कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम जो है वह अपरिष्कृत एवं अशुद्ध होता है, अतः उपयोग के पूर्व उसे तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत किया जाना आवश्यक होता है, ठीक। तब जाके वह तेल आपके गाड़ी में, मोटरसाइकिल आप उसको चला सकते हैं या फिर फैक्ट्रियों में डीजल के रूप में उसका उपयोग हो सकता है। डायरेक्ट पेट्रोलियम का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। और तेल परिष्करण जो है सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था, इसको याद रखेंगे। सबसे पहला प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ हुआ था, तो असम के डिगबोई में, कब 1901 ईस्वी में, ठीक। फिर उसके बाद 1954 में दूसरा परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित किया गया, कब, 1954 में, ठीक है।
इसके बाद फिर धीरे धीरे विकास होने लगा और अभी वर्तमान में आपके किताब में 18 तेल शोधक कारखाना लिखा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में 22 से 23 परिष्करण केंद्र हमारे देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेचुरल गैस। ये आप देख सकते हैं आजकल की जो गाड़ियाँ है वो सीएनजी से चलती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटो, बहुत सारा 4 व्हीलर जो है वो प्राकृतिक गैस से चलता है, सीएनजी से चलता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको बोलते हैं। तो यही प्राकृतिक गैस है। और ये कहाँ से निकलता है? तो देखिए, प्रायः पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस मिलते हैं। जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से यह प्राकृतिक गैस भी निकलता है, ये कहीं अलग से नहीं निकलता है। ठीक, और ये प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी हमारे देश में? तो 1984 में, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देश के प्राकृतिक गैसों का परिवहन, वितरण एवं विपणन हेतु किया गया किसका? प्राकृतिक गैस प्राधिकरण का। ठीक है, जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ये बहुत पहले का डाटा है। वर्तमान में लगभग 34,000 किलोमीटर से अधिक जो है गैस पाइपलाइन हमारे देश में बिछ चुका है। ठीक है, कितना? 34,000 किलोमीटर से अधिक। ये 5,000 किलोमीटर के आसपास, ये बहुत पुराना डाटा है। ठीक, हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक जो है ये देखिए, विद्युत शक्ति है। ठीक है, विद्युत शक्ति, अब हम लोग इसको समझते हैं। विद्युत शक्ति का मतलब बिजली से है। ठीक है, अभी आपके घर में आप देख सकते हैं लाइन जो आता है वो विद्युत शक्ति, कहीं ना कहीं विद्युत उत्पादन होता है, तभी वहाँ से आपके घर में लाइन आता है। तो लाइन से आपका बहुत सारा मोटर चलता है, टीवी चलता है। ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल चार्ज करते हैं, बहुत सारा उपयोग करते हैं बिजली से। ठीक है, वो बिजली कहाँ से आता है? तो विद्युत शक्ति, कहीं पे वो बिजली बनता है। ठीक है, अगर बिजली बंद हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा आपका। ठीक, और ये जो बिजली है, ये विद्युत, ये कहाँ कहाँ बनता है? तो ये इसका 3 प्रकार है। ठीक है, पहला है जल विद्युत, जो जल से बनता है। ताप विद्युत, ठीक है, जो कोयला और परमाणु से बनता है। और ये परमाणु विद्युत, तो ये परमाणु विद्युत ताप विद्युत के अंतर में ही आता है। मुख्य रूप से विद्युत का 2 प्रकार है, जल विद्युत और ताप विद्युत। ठीक है, ये परमाणु विद्युत ताप विद्युत के अंदर ही आता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जल विद्युत है, यह जो है यह प्रवाहमय जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। यानी जल कहीं से क्या करते हैं, बड़ा बड़ा डैम बनाकर हम जल को रोक लेते हैं और फिर उसी जल को से क्या करते हैं, टरबाइन चला के बिजली उत्पादन करते हैं, तो उसको जल विद्युत कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ताप विद्युत। ताप विद्युत में हम मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिजों का उपयोग करते हैं, यानी परमाणु शक्ति का उपयोग करते हैं। तो इन परमाणु शक्ति, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। ठीक है, पानी गर्म होता है तो उससे भाप निकलता है और उस भाप से हम क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं, तो उससे ताप विद्युत निकलता है। ठीक है, प्रवाहमय जल से यानी चलता हुआ जल से जल विद्युत, और पानी गर्म करके कोयला, पेट्रोलियम या फिर परमाणुक खनिजों से जब पानी गर्म होता है तो उसके भाप से जब टरबाइन चलता है तो वो ताप विद्युत निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम जल विद्युत को समझते हैं। देखिए, जल विद्युत के बारे में जानिए कि सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जल एक अक्षयशील का मतलब यह खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी बार बार यह इसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। ठीक है, प्रदूषण का तो कोई बात ही नहीं है इसमें। प्रदूषण तो तब होगा ना जब कोई चीज़ जलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम का कोई पदार्थ जलेगा, इसमें तो जलने वाला कोई बात ही नहीं है। जल से क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, जल को बांध से रोक के फिर उसको ढलान में गिरा के क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। इससे जल विद्युत प्राप्त होता है हमको। अब देखिए, जल विद्युत के बारे में आप कुछ जीके आप हमेशा याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहला जो जल विद्युत संयंत्र है, यह सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, तो दार्जिलिंग में। कब? अंग्रेजों के शासन में 1897 ईस्वी में। आप इसको याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। दार्जिलिंग में कहाँ? तो सिद्रापोंग में। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी के जल प्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में, और फिर उसके बाद 1902 में कहाँ? कावेरी नदी के जल से शिवसमुद्रम, कर्नाटक के शिवसमुद्रम में। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 तक भारत में कुल 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन जल विद्युत से होने लगा था। वर्तमान में तो यह डाटा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ठीक, चलिए देखिए आगे, इसमें एक
बॉक्स में देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ है कि 1 यूनिट का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप घर में जो बिजली यूज करते हैं तो उसका मीटर जो है ये यूनिट में उठता है। ठीक है, आप देखते होइएगा कितना यूनिट, जितना यूनिट बिजली उठता है उतना ही आप प्रति महीना बिजली बिल जमा करते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का क्या मतलब होता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट का अर्थ है कि 1000 वाट बिजली का 1 घंटा तक इस्तेमाल। ठीक है, 1 घंटा तक आप अगर 1000 वाट बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो 1 यूनिट आपके मीटर में बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, अब देखिए अभी आपने जल विद्युत परियोजना पढ़ा है, उसमें बहुत सारा परियोजना है। ठीक है, कहाँ कहाँ से जल विद्युत प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना दिया हुआ है। ठीक है, यह कहाँ पे है, सतलज नदी पे है। ठीक है, यह हिमालय क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक बांध है। कौन, भाखड़ा नांगल बांध। यह पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह पंजाब में है। अब यहाँ से कितना बिजली का उत्पादन होता है आप इसको मत पढ़िए, क्योंकि ये पुराना डाटा है, वर्तमान में ये बहुत बदल चुका है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप इतना जानिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह बहुत ही बड़ा बांध है। यह कहाँ है, सतलज नदी पे। कहाँ, तो पंजाब में। बस इतना याद रखिए। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे है, दामोदर नदी पे है, और ये कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, कितना उत्पादन होता है इसको मत पढ़िए, क्योंकि ये बहुत पहले का डाटा है। इतना याद रखिए, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ, दामोदर नदी, और कहाँ, झारखंड। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोसी परियोजना। ठीक है, ये हमारे बिहार का है। ठीक है, ये हमारे बिहार का जो शोक नदी है कोसी, इसी पे हनुमान नगर यानी नेपाल में बांध बनाकर बिजली पैदा किया था। कोसी परियोजना का जब भी आए तो हम अपने बिहार में आप टिक नहीं मारिएगा, ये कोसी परियोजना कहाँ है, तो हनुमान नगर नेपाल में एक बांध बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी बांध से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, आधी बिजली नेपाल को दे दिया जाता है और शेष बिहार को प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिहांद परियोजना है। ठीक है, तो ये रिहांद परियोजना जब भी आए तो आप याद रखेंगे सोन नदी पर है। ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी यहीं पे कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है इस सोन नदी को, इस सोन का एक सहायक नदी है रिहांद। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सोन रिहांद परियोजना जो है ये सोन नदी पे नहीं है, सोन की एक सहायक नदी है रिहांद नदी। इसी रिहांद नदी पर क्या किया गया है, एक बांध बनाया गया है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब बांध बनेगा तो बांध के पीछे बहुत सारा पानी अटक जाएगा। ठीक है, तो उस पानी के अटकने से एक झील का निर्माण हुआ है, वह कृत्रिम झील। इसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, आप याद रखेंगे। तो याद रखेंगे आप, रिहांद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहांद नदी पर है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी पे है। कहाँ, उड़ीसा में है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। कितना उत्पादन होता है ये पुराना डाटा है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पे है, राजस्थान में। ठीक है, इसमें 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। इसके बाद देखिए तुंगभद्रा परियोजना जो है यह कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ है, कर्नाटक में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे शरावती परियोजना है, जो कहाँ है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है। ठीक है, और शरावती नदी पर है। यहीं शरावती नदी पे एक जोग प्रपात है। ठीक है, इसको झरना कहते हैं, फॉल्स जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जोग प्रपात, जोग फॉल्स से क्या कहते हैं, टरबाइन चला के जो बिजली का उत्पादन होता है, इसी को शरावती नदी परियोजना का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी से एक जीके आ गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। ठीक है, सबसे ऊंचा झरना, तो देखिए कुंचिकल जलप्रपात है। ये कहाँ है, कर्नाटक में, वराही नदी पर। 455 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे। ठीक है, और कर्नाटक में ही यह जोग प्रपात है। ठीक है, शरावती ये जोग प्रपात कहाँ है, शरावती नदी पे। ठीक है, और यही इसी को शरावती नदी परियोजना भी कहा जाता है, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। चलिए, इसके बाद अब हम आते हैं ताप शक्ति पे। ठीक है, अभी हम जल शक्ति पढ़ रहे थे, अब हम ताप शक्ति पढ़ते हैं। ठीक, ये ताप शक्ति का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब हम विद्युत का उत्पादन ताप का प्रयोग करके करते हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या फिर जीवाश्म ईंधन या फिर क्या कहते हैं एटॉमिक एनर्जी का उपयोग करके जब हम पानी को गर्म करके उसके भाप से जब बिजली का उत्पादन करते हैं तो उसको हम ताप शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या कौन कौन सा चीज़ उपयोग होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम या फिर जीवाश्म ईंधन। अब देखिए ताप विद्युत में परमाणु शक्ति के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ताप विद्युत में कोयला इस सब के बारे में तो आप पढ़ ही लिए हुए हैं, कोयला, पेट्रोलियम इस सब के बारे में। ठीक है,
परमाणु शक्ति के बारे में दिया हुआ है कि परमाणु शक्ति जो है हमारे देश में कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यह ध्यान में रखेंगे भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर कहाँ लगाया गया था? मुंबई के निकट तारापुर में। ये बार बार जीके में आता है, तारापुर, ये जो तारापुर है यह आणविक रिएक्टर कहाँ है? तो ये हमारे मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया था। कब? 1955 में। तो भारत का सबसे पहला एटॉमिक रिएक्टर कब लगाया गया था? 1955 में। कहाँ? मुंबई के तारापुर में। आप इसको याद रखेंगे। तारापुर परमाणु विद्युत गृह इसका नाम है। ठीक है, और ये किसी से चलता है? तो थोरियम से चलता है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वह थोरियम का जो है वह काफ़ी विशाल भंडार है भारत में। इसके बारे में दिया हुआ है कि यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ हैं। ठीक है, देखिए परमाणु का उपयोग थोरियम या फिर यूरेनियम का उपयोग क्या करते हैं? जल उबालने का। मैंने आपको बताया कि ताप विद्युत जो है ये जल को उबाल कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जल को उबालने के बाद जो भाप होता है उसी भाप से टरबाइन को नचाया जाता है तो बिजली का उत्पादन होता है। देखिए तारापुर के बाद देखिए राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, ये राजस्थान के कोटा में है। इसको रावत भाटा भी कहते हैं, रावत भाटा। ठीक है, भारत में ज़्यादा नहीं है, 7-8 जगहों पर ही परमाणु शक्ति गृह है। तो आप उन सभी को याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बार बार जीके में आता भी है। तो राजस्थान के कोटा के पास में एक रावत भाटा है, ठीक है, जिसको राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह भी कहा जाता है। फिर कलपक्कम देखिए ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। आप इसको याद रखेंगे। ये स्वदेशी प्रयास से बना हुआ है, पहला परमाणु विद्युत गृह है। स्वदेशी प्रयास हमारे देश का अपने प्रयास से यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कलपक्कम में। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में एक है नरौरा परमाणु विद्युत गृह। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह याद रखेंगे। यह कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कैगा परमाणु विद्युत गृह याद रखेंगे, कर्नाटक में है। ठीक है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह आप इसको याद रखेंगे, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। देखिए इस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकुड़ीन बंदरगाह के निकट किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के 7 परमाणु गृह हमारे देश में अभी कार्यरत है। आपको उन सभी का नाम याद रहना चाहिए कहाँ पे है। तो सबसे पहले कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। काकरापाड़ा गुजरात। नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक, कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, राणा प्रताप सागर या फिर रावत भाटा कहाँ? राजस्थान। तारापुर कहाँ? मुंबई। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, ये तो था पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का इसमें चर्चा है, जिसमें सबसे पहले है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं कि जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी सूर्य के प्रकाश से जब बिजली का उत्पादन होता है तो उसको क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। ठीक है, और इसके आगे का जो डाटा है ये बहुत पुराना है। अभी आप जान लीजिए वर्तमान में पूरे विश्व में हमारा भारत जो देश जो है वह 5वें स्थान पे है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के मामले में। ठीक है, इसके अलावा गैर पारंपरिक में देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा भी है। ठीक है, पवन से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, यानी महासागरों में जो ज्वारीय या तरंग आते हैं उनसे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसको ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद देखिए भूतापीय ऊर्जा है, यानी भूमि के अंदर जो गर्मी है उसका उपयोग करके जब बिजली का उत्पादन होता है तो उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, एक नोट आप इसको याद रखेंगे, जीके में हमेशा आता भी है कि प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि हो जाती है। आप पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, 64 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी तापमान का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बायोगैस और जैव ऊर्जा है, इससे ही बिजली का उत्पादन होता है। तो ये सब बहुत कम मात्रा में है, इसलिए ज़्यादा इसको जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं बायोगैस में मुख्य रूप से गोबर गैस प्लांट आता है। ठीक है, चलिए अब है शक्ति संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण कहने का मतलब जब आप किसी भी संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपके आने वाले जो फ्यूचर है उसका वह इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए हर संसाधन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है।
संरक्षण कहने का मतलब है उसको हम इतना अच्छे तरीके से यूज करें कि उसको हम भी अच्छे से यूज कर पाए और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वह भी उस संसाधन का अच्छे से उपयोग कर पाए। इसमें मुख्य रूप से 3-4 बिंदु दिया हुआ है। पहला है ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता, कहने का जितना ज़रूरत होगा उतना ही ऊर्जा का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अन्य बिना मतलब का हम फैन और क्या कहते हैं बल्ब जला के नहीं छोड़ेंगे, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही हम ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। बिना मतलब का मोटरसाइकिल में तेल भरवाए घूम रहे हैं तो इससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, उस संसाधन को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम क्या करेंगे, ऊर्जा के नए क्षेत्रों का खोज करेंगे, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा है, इन सब चीज़ों का खोज हो रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग करेंगे, ठीक है। इससे भी हमारा शक्ति संसाधनों का क्या होगा, संरक्षण होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी देश मिलकर इस संरक्षण पर जोर देंगे तो इसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा संगठन भी बना हुआ है, जैसे देखिए यूएनओ है, ओपेक है, WTO है। तो इस तरह ये जो संस्थाएं हैं ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए अपना बहुत सारा उपाय सुझा सकती है, उपाय कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे आपका यह जो अध्याय है ख़त्म हो रहा है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप खुद से इसको हल करने का प्रयास करें। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।